डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरभान सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में मोटिवेशन एंड मोटिवेशन थ्योरीज़ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन को, मोटिवेशन का कंसेप्ट और मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए क्यों ज़रूरी है। ये सभी बातें हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट थ्योरीज़ को, जिसमें कि मोटिवेशन को एक कंटेंट के रूप में माना जाता है और उस कंटेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मास्लो ने एक पिरामिड शेप कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात की। अब्राहम मास्लो ने ये कॉन्सेप्ट 1954 में दिया, जबकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो अपना रोल प्ले कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और जो अदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इकोनॉमीज़ धीरे धीरे ओपन हो रही थी और जो लेबर फोर्स है, जो कैपिटलिस्ट है, दोनों ही एक बदलते हुए दौर से गुज़र रहे थे। वहाँ पर जब मोटिवेशन की बात आई तो अब्राहम मास्लो ने ये कॉन्सेप्ट दिया। फिजियोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स आती हैं, जैसे कि शेल्टर, यानी कि वो कहाँ पे रहेंगे, जो भी एम्प्लॉय है वो, फूड, उनको खाना मिला है या नहीं मिला है, और जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है, क्योंकि ये वो नीड्स हैं जो कि बेसिक हैं, जो किसी भी व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। इनके बिना वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स। जब किसी व्यक्ति के पास में फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो वो फिर सेफ्टी नीड्स की बात करता है। सेफ्टी नीड्स में वो खुद को एनवायरनमेंट से और जो उसके पोटेंशियल एनिमीज़ हैं या जिनसे भी वो डरता है, उनसे वो सेफ्टी के लिए प्रयास करेगा कि वो सेफ रहे। उसके बाद आता है सोशल नीड्स। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो जाती है, उसके बाद में वो सोशल सेटअप में खुद को एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट करना चाहेगा, ताकि वो, क्योंकि कहा जाता है कि ह्यूमन इज़ सोशल एनिमल, तो वो अपने जो सोसाइटी है, जो समाज है, उनके साथ में खुद को सेटअप करेगा कि उसके कहीं पे उसको जो रिकॉग्निशन है वो उससे मिले। और जब फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स फुलफ़िल होगी, देन एस्टीम नीड, जबकि वो एक समाज में एक अपना अच्छा लेवल बना चुका है, तो उसे कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी जो उसकी एस्टीम को बढ़ाए, उसकी रिकॉग्निशन को इंक्रीज़ करे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हर किसी के पास नहीं हो, उसके पास हो। ऐसा देखा जाता है कि एस्टीम नीड को फुलफ़िल करने के लिए लोग बहुत उत्साहित होते हैं।
तो ये वो नीड्स हैं जो हर किसी के पास नहीं है। खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ों का हो सकता है कि लें जिससे कि वो डिफरेंट दिखें। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वास्तव में होता ये है कि ये सारी नीड्स फुलफ़िल होने के बाद में जबकि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई रहता है कि हाँ ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं मेरे पास, तो वो अपने जो उसका जो भी उसकी जो साइकोलॉजी है वो उसमें एक बात आती है कि उसने क्या किया, उसने दूसरों के लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया। तो वहाँ पर वो व्यक्ति वो कार्य करता है जिससे उसको साइकोलॉजिकली बिल्कुल सेटिस्फेक्शन रहे कि मेरा जीवन बिल्कुल सही और सफल रहा है। इसमें कई तरह के मतभेद आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें व्यक्ति वो कार्य करता है जिसमें कि उसको खुद का सेटिस्फेक्शन रहे कि मैंने जो काम किए हैं वो सही काम किए हैं, जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हैं, मेरे लिए भी उपयोगी है। तो ये जो नीड हायरार्की है, ये जो आवश्यकता पदानुक्रम है, ये मास्लो के द्वारा दिया गया और कई जगह पर ये कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये फॉलो किया जाता है कि हम एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करें। उसकी यदि कोई नीड है उसको अगर फुलफ़िल किया जाए तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डरफर्स की ERG थ्योरी। ERG थ्योरी के 3 एलिमेंट है। मास्लो के बाद दी गई थी ये 1969 में। तो 3 इसके कंटेंट हैं: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एल्डरफर्ड ने ये कहा कि यदि कोई एम्प्लॉय है वो अगर एग्जिस्टेंस के लिए काम करता है और उसी एग्जिस्टेंस को हम उसके काम से रिलेट कर दें तो हमको ग्रोथ मिलती है। हालांकि ये थोड़ी सी कंटेंट थ्योरी का थोड़ा सा अलग हिस्सा बनाती है, लेकिन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ग्रोथ में चेंज करने के लिए जो मोटिवेशन है उसको उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को अपने काम से और अपनी ग्रोथ से रिलेट करके वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इस थ्योरी का बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो 2 फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं। पहले फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं मोटिवेटर्स, उत्प्रेरक। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय को वास्तव में काम पर जब वो है तब उनकी आवश्यकता होती ही है, और वो फैक्टर्स यदि हैं तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा ही एक अच्छी रहती है। हाइजीन फैक्टर्स में हम शामिल करते हैं कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन एंड रिलेशनशिप्स, वर्किंग कंडीशंस। ये जो वर्किंग कंडीशन वाला जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी एम्प्लॉय को किस तरह की वर्किंग कंडीशंस मिल रही हैं। देन सैलरी, देन सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी खास करके जो है। तो यदि ये 5 फैक्टर्स अगर एम्प्लॉय के फेवर में होते हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीजिंग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन इन सभी फैक्टर्स के सही रहते हुए भी यदि
उस एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, देन मोटिवेटर्स की तरफ फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। ये जो मोटिवेटर्स हैं ये हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, इंटरेस्टिंग वर्क, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। इन पांचों जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं इन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, जबकि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर हैं, वो अच्छे हैं और किसी भी एम्प्लॉय को उन पांचों हाइजीन फैक्टर्स में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जबकि यदि परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो रही है तो जो मोटिवेटर्स हैं वो जो उन पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। अचीवमेंट कितना हुआ है, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो सुपीरियर्स हैं वो ध्यान दें कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, उसको रिकग्निशन दी जाए, उसका जो वर्क है उसको जॉब रोटेट कर दिया जाए। इंटरेस्टिंग वर्क की डेफिनेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है उसके हिसाब से चेंज हो सकती है, रोटेट कर दी जाए, ताकि अगर वो एक ही कार्य को करते 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 मोनोटोनस हो गया है तो वो दूसरा जो कार्य है कुछ समय के लिए दूसरा कार्य वो कर सकता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि उसमें एक सेंस ऑफ परफॉर्मेंस डेवलप हो और कोई जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके एडवांसमेंट और ग्रोथ को सपोर्ट करें। तो हर्ज़बर्ग ने ये 2 फैक्टर्स दिए जिनका उपयोग हम अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो करते ही हैं, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो अपकमिंग जो थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो डायग्राम और चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है इसको आप अपनी कॉपी में इनको देखकर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं ताकि आप इसको याद कर सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें। थैंक यू।